अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन पे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास एडवांटेजेस कौन से हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन के, और एट द एंड हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन पे। एंजाइम इमोबिलाइजेशन के बेसिकली दो मेथड्स हैं। एक पहला हमारे पास है फिजिकल मेथड और दूसरा हमारे पास है केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स को हम आगे मजीद क्लासिफाई करते हैं एड्सॉर्प्शन में और इनहेंट में। अब जो हमारे पास इंट्रैपमेंट है वो मजीद आगे क्लासिफाई किया गया है तीन कैटेगरीज में। हमारे पास है जेल फाइबर इंट्रैपिंग, दूसरा हमारे पास माइक्रो इनकैप्सुलेशन है, और तीसरा हमारे पास है मोली मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स एम्बेडिंग। अब अगर हम केमिकल मेथड की बात करें तो हमारे पास केमिकल मेथड आगे क्लासिफाई करते हैं हम कोवेलेंट अटैचमेंट में और क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग जो है वो हमारे पास दो तरह की आ जाता है। एक है क्रॉस लिंकिंग टू सपोर्ट मैट्रिक्स, यानी कि एंजाइम जो है वो सपोर्ट के साथ होगा, और दूसरा हमारे पास है क्रॉस लिंक्ड एंजाइम एग्रीगेट्स, यानी कि एंजाइम आपस में क्रॉस लिंक्ड होंगे। तो अब हम बारी में सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एड्सॉर्प्शन। अब अगर एड्सॉर्प्शन की बात की जाए तो ये सिंपल और इजी मेथड है एंजाइम इमोबिलाइजेशन का। इसमें हम क्या करते हैं कि हम फिजिकली एंजाइम को सपोर्ट की सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब देते हैं। अब जो सपोर्ट मटेरियल है वो सिलिका जेल से बना होता है या एक्टिवेटेड कार्बन से या सेलुलोज से, जिसके ऊपर आके एंजाइम जो है वो एडसॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्प्शन का जो मेथड है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि अगर हम एंजाइम को रीअटैच करना चाहें तो हम विद द चेंजिंग ऑफ पीएच टेम्परेचर या कंसंट्रेशन हम इजीली एंजाइम को रीअटैच भी करते हैं सपोर्ट की सरफेस के साथ। दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास है कोवलेंट बॉन्डिंग है। अब कोवलेंट बॉन्डिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो एंजाइम है वो कोवलेंटली अटैच होता है सपोर्ट सरफेस के साथ। ठीक है। अब कैसे अटैच होगा? विद हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, यानी कि इसमें एस्टर या अमाइड बॉन्ड बनेंगे, की मदद से जो एंजाइम है वो क्या करेगा, सपोर्ट की सरफेस के साथ जाके कोवलेंटली अटैच हो जाएगा। इसमें फायदा ये कि इसके नतीजे में जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन होगी वो एंजाइम जो वो स्टेबल होगा, और ये अटैचमेंट जो ये परमानेंट अटैचमेंट होती है। लेकिन ड्रॉबैक ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसके लिए हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन भी चाहिए, इसको हार्श केमिकल चाहिए इस प्रोसीजर को करने के लिए। नेक्स्ट हमारा इंट्रैपमेंट। अब इंट्रैपमेंट में क्या होता है कि जो एंजाइम है उसको हम इंट्रैप कर देते हैं, ट्रैप कर देते हैं एक पोरस में, या जिसको आप कहते हैं कि सपोर्ट के अंदर ये जेल या माइक्रो कैप्सूल का बना होता है। अब ये क्या करेगा? अब ये पोरस है तो क्या होगा कि ये अलाउ करेगा कि सबस्ट्रेट इसके अंदर चला जाए, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारी प्रोडक्ट बन तो प्रोडक्ट भी इसी में से डिफ्यूज आउट हो जाएगी। ये मेथड जो है ये प्रोवाइड कर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन एंजाइम को भी, और इसी के साथ साथ जो है ड्रॉबैक भी ये है कि ये रिड्यूस करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, क्योंकि इसमें जो मास ट्रांसफर है वो लिमिटेड हो जाता है ड्यू टू इट्स पोरस सरफेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोपोलिमराइजेशन। अब कोपोलिमराइजेशन बेसिकली कहते हैं कि जब दो या ज्यादा मोनोमर्स आपस में कोवलेंटली अटैच, उसको आप कहते हैं कोपोलिमराइजेशन। अब इसमें क्या होगा कि जो एंजाइम है वो आपस में क्रॉस लिंक्ड हैं, और वो बनाते हैं क्रॉस लिंक्ड एंजाइम नेटवर्क, जिसे आप सीएलएस भी कहते हैं। इस मेथड का फायदा ये है कि इसके नतीजे में जो एंजाइम की स्टेबिलिटी है वो इनहांस हो जाती है, और उसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जो सबस्ट्रेट की एक्सेसिबिलिटी है एंजाइम की तरफ इसमें कम हो जाती है ड्यू टू इट्स क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। तो इनकैप्सुलेशन बिल्कुल सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि इसमें हम जो एंजाइम है उसको इनक्लोज करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि अलाउ करती है कि सबसे उसके अंदर डिफ्यूज इन हो जाए, और वैसे जो टाइम जो प्रोडक्ट बनेगी वो डिफ्यूज आउट हो जाएगी। इसका फायदा ये है कि ये हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से एंजाइम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और उसी की ड्रॉबैक भी ये है कि ड्यू टू इनकैप्सुलेशन ऑफ एंजाइम इसमें जो मास ट्रांसफर होता है वो लिमिटेड हो जाता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन की। एडवांटेजेस को देखा जाए तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन के काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि इंक्रीज करता है फंक्शनलिटी ऑफ एंजाइम को, यानी कि अगर फ्री एंजाइम जो एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो जो हमारे पास इमोबिलाइज एंजाइम होगा वो उसी एक्टिविटी को ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा सही तरीके से जो है वो एक्टिविटी करेगा, और ज्यादा हमें उसका आउटपुट मिलेगा। बाद है इंप्रूव स्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम। अब स्टेबिलिटी में क्या है कि जो हमारे पास एंजाइम इमोबिलाइज होता है सॉलिड स्पोर्ट के ऊपर, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू फ्री एंजाइम, क्योंकि एक तो वो इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचा होता है, हार्मफुल इन्वायरमेंटल कंडीशन से, और दूसरा उसके डीनेचुरेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके बाद है इंक्रीज कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम।
तो क्या एक्टिविटी में ये है कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है और उसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो इमोबिलाइजेशन की मदद से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि उसका जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो जाता है एज कम्पेयर टू फ्री एंजाइम। इसके बाद हम बात करते हैं रियूजेबिलिटी पे। तो सबसे जो मेजर बेनिफिट है हमें इमोबिलाइजेशन का उसकी रियूजेबिलिटी है, क्योंकि अलाउ करता है ये प्रोसेस कि हम एंजाइम को बार बार इस्तेमाल कर सकें एक सब्सिक्वेंट रिएक्शन के लिए, जिसकी वजह से हमारा जो रिएक्शन हो वो कॉस्ट सेविंग होगा और उसके नतीजे में जो हमारा वेस्ट बनेगा वो भी कम बनेगा। इसके बाद है इजियर सेपरेशन। इजियर सेपरेशन में जो इमोबिलाइज्ड एंजाइम है वो इजीली सेपरेट हो जाता है रिएक्शन मिक्सचर से, यानी वो सॉलिड सरफेस से इजीली रीअटैच हो जाता है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी में ये है कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन के नतीजे में जो हमारा रिएक्शन है, रिएक्शन कंडीशंस हैं, अगर वो ज़्यादा हार्मफुल है या ज़्यादा एक्सट्रीम भी है, उसका जो एंजाइम की एक्टिविटी होगी, उसमें जो एंजाइम की एक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी, उस पे एक्टिविटी का कोई उसकी एक्टिविटी पे कोई असरअंदाज नहीं होगा, जो हार्मफुल इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी वो भी। इसके बाद हमारे पास है इनहांस स्टोरेज स्टेबिलिटी। इमोबिलाइज्ड एंजाइम को हम स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं और ये प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से भी और डिनेचुरेशन से भी। लास्टली हमारे पास आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। क्या हमारे पास इमोबिलाइज एंजाइम जो है वो कहाँ कहाँ हो रहा है। तो सबसे पहला हमारे पास है बायोकैटालाइसिस। अब जो एंजाइम है वो वाइडली हम यूज करते हैं बायोकैटालिसिस में, जिसमें हम क्या करते हैं कि कैटालाइज करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, कि हमारे पास जो हमारी वल्नरेबल प्रोडक्ट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बनती जाए। अब मिसाल के तौर पे जो हमारे पास इमोबिलाइज बेस है वो हम यूज करते हैं बायोडीजल की प्रोडक्शन में, और इसी तरह इमोबिलाइज बेसिस जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं पेप्टाइड्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए, जो कि आगे अमीनो एसिड की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फूड प्रोसेसिंग में। तो इमोबिलाइजेशन एंजाइम जो है या एंजाइम इमोबिलाइजेशन है उसका जो फूड प्रोसेसिंग है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे पास जो इमोबिलाइज लैक्टेज हम यूज करते हैं लैक्टोज फ्री मिल्क प्रोडक्शन में, और इसी तरह जो हमारे पास इमोबिलाइज ग्लूकोज आइसोमर है वो हम यूज करते हैं रोज कोड सिरप बनाने में, जो कि आगे यूज होता है एज अ स्वीटनर के तौर पे इस्तेमाल होता है फूड इंडस्ट्री में। अब अगर फार्मास्यूटिकल्स की बात की जाए तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन जो है उसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफी वास्ट एप्लीकेशंस है। ये प्रोड्यूस करवाता है हाई वैल्यू इंटरमीडिएट्स को और एपीआईज की प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो इमोबिलाइज्ड पेनिसिलिन एसाइलेज है वो हम यूज करते हैं बीटा लैक्टम की प्रोडक्शन में। अब अगर इन्वायरमेंटल डायरेक्शन की बात की जाए तो इन्वायरमेंट को पोल्यूटेंट फ्री करने के लिए भी इमोबिलाइजेशन जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास इमोबिलाइज्ड पर ऑक्टेज है वो हम यूज करते हैं रिमूव करने के लिए डाइस को, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को किसी भी वाटर वेस्ट वाटर में से, यानी कि जो फैक्ट्रीज वेस्ट वाटर उसमें से हम ऑर्गेनिक मटेरियल को रिमूव के लिए इमोबिलाइज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइम इमोबिलाइजेशन। अल्लाह हाफिज।